बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ट्वीट ने एक बार फिर हलचल मचा दी है क्योंकि उन्होंने इल्ज़ामात का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया है। एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया और ये साथ ही कहा है कि एहतजाजी तहरीक की क़ियादत वो खुद करेंगे। अपने इस ट्वीट के अंदर उस बात का जिक्र भी किया कि जो दिलेर रहनुमा नहीं हैं, जो एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पार्टी ओहदों से अलग हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। कुछ रोज़ वो खामोश रहे, उनका ट्वीट भी खामोश रहा, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया इंकशाफ करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब DGISI के ओहदे से सैयद आसिम मुनीर साहब को हटाया गया था तो उसके बाद सैयद आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी, जो खातून अव्वल थी, उनसे मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब माजी में भी इस बारे में हमेशा खामोश रहे हैं। कभी उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि DGISI जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने हटाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो तारीख के औराक में ये तमाम राब्ते बुशरा बीबी के साथ जनरल फैज़ हमीद के थे। फिर इस किस्म का बयान देने की अब ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब की बहनें ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर चलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब को बताया जाए कि उनसे क्या मांगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस किस्म के अगर ट्वीट्स एक्स पर पैगामात भेजे जाएंगे तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? फिर क्या इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं अपनी रिहाई के हवाले से? क्योंकि कुछ रोज़ से ये कंपेन भी चलाई गई कि इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है। क्या ये मायूसी की अलामत है, एहतजाजी तहरीक का चलाना और एक बार फिर पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर इल्ज़ामात लगाना? इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी तरफ समरियाल के इलेक्शन का ज़िमनी इंतखाब का जिक्र भी होगा, जहां मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नताइज को मानने से इनकारी है। और आखिरी बात होगी बलूचिस्तान की, जहां एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि बलूचिस्तान के अमन के दर पे वो कुव्वतें हैं जिन्हें हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है और किसी भी सूरत दहशत गर्दों के साथ ना कोई कंप्रोमाइज़ होगा और उनके खात्मे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सियासतदान तजियाकार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जबकि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलक अहमद खान भच्चर साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, मैं चाहूँगा कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन पर बात करने से पहले इमरान खान साहब को उस ट्वीट का जिक्र ज़रूर किया जाए जिसमें इमरान खान साहब ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तानी फ़ौज के, पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि जब उन्हें हटाया गया था DGISI के ओहदे से तो उन्होंने मुलाकात की कोशिश की थी बुशरा बीबी से। हालांकि हमने देखा माजी में जितनी भी खबरें मंजर आम पर आईं, राब्ते जनरल फैज़ के और बुशरा बीबी के माबैन थे। ये दरमियान में जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र करना इमरान खान साहब ने क्यों ज़रूरी समझा है? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ मलिक साहब ये है कि जहाँ पर इसका ऑफिशियल ये जो ट्विटर हैंडल है ये अपनी तोपों का रुख दोबारा इस तरफ मोड़ रहा है, वहीं पर इनके जो ओवरसीज़ में बैठे हुए जो इनके मेन इनके साथ लिंक्ड हैंडल्स हैं वो वही चीज़ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हम बहुत अरसा से ये कह रहे हैं कि इसके बाहर बैठे हुए इस पार्टी के लोग जो नॉन पॉलिटिकल नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप जो लोग हैं वो दरअसल हैंडल्स रॉ के हैं और उनको भारत ऑपरेट करता है। रविशंकर डेनमार्क के अंदर 3 दिन पहले यही बयानियां देता है और वहां पे खड़ा होकर कहता है कि हमें पाकिस्तानी लोगों के साथ कोई इशू नहीं है, पाकिस्तानी यूथ बहुत अच्छी है और वो प्रो इंडिया है। और वो कहता है कि मसला जो है वो सारे का सारा इज विद वन मैन और वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा करता है और बर्मला डेनमार्क के अंदर ये बात करता है रविशंकर। BLA चाहे TTP है, चाहे इस पार्टी के ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हम 2.5-3 साल पहले से ये कह रहे हैं, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ये मौसूफ बाहर आए और जनरल फैज़ की ईमा पर जब ये तमाम लॉन्ग मार्च तरतीब दिया और फिर खूनी मार्च और फिर फलाना फलाना, तो ये तमाम के तमाम लोग, जैसे हमने पहले भी कहा था कि गोगी जो है वो रॉ के साथ डायरेक्टली इन कोऑर्डिनेशन है और अब ये मिलकर
अब इस मौके के ऊपर ये मिलकर ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। आपने तज़किरा किया कि डेलीगेशंस गए, क्या ये मायूस हो गया? देखिए, इसके डेलीगेशंस इसके साथ खुद खेल रहे हैं, चाहे ओवरसीज हैं चाहे यहां पे हैं। कोई किसी से मुलाकातें नहीं कर रहा, इसके साथ खुद ये पैसा कमा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो डेलीगेशंस खेल रहे हैं और फाइनली ये फ्रस्ट्रेशन में आके कर रहे हैं। नहीं, हम ये कहते हैं मलिक साहब कि इंडिया को जब हर महाज पर शिकस्त हुई और इंडियंस ने जब उनको, चाहे डोमेस्टिक था चाहे इंटरनेशनल था, जब इंडिया को हर महाज पर शिकस्त हुई तो जहां जहां इंडियंस इन्वॉल्वमेंट थी विद इन पाकिस्तान और जहां जहां वो बहुत ज्यादा पैसा भी लगा चुके थे और उनकी कनेक्टिविटी थी, उन्होंने अब पाकिस्तान में आखिरी तौर पर, क्योंकि अब उनकी कैपेसिटी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको हजीमत का सामना है और उनका उस जो नैरेटिव है या उनका जो तमाम चीज़ है उसको दुनिया ने जब बाय नहीं किया, तो अब आप ये देखेंगे कल से ये काम इन्होंने शुरू किया है इंडियंस ने, चाहे BLA है चाहे TTP है, चाहे अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल जमात के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस रॉ का जो बयानिया है, अब वो उछल कर सामने आएगा क्योंकि मोदी साहब फ्रॉम विद इन इंडिया कांग्रेस की बड़ी हिट लिस्ट पे आ गए हैं कि उनकी तमाम चीजें विद इन देम एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। उनकी अफवाज के जो सरबराहान हैं वो सेकुलर इंडिया पे हैं और उनकी जो रॉ है वो RSS के साथ मिलकर ये काम कर रही है। तो ये जो नैरेटिव है, ये खास नैरेटिव, एक को तो एक तनाजुर में रखिए। दूसरा ये कहना कि जो उस वक्त DGI साई थे उन्होंने मुलाकात के लिए कहा इसकी बेगम साहिबा मोहतरमा से, इससे ज्यादा बढ़कर लानत ज़दा झूठ और कोई है नहीं। ये खुद डिनाई कर चुका है ये सारी बातें। ये कहता रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं हटाया था, नहीं जी ने, मैं, ये खुद डिनाई कर चुका है। आज ये बदबख्ती से झूठ, दज्जल, फरेब ये इस कदर ज्यादा फैला है कि ये दोबारा उठकर दोबारा चीज पे आज ये एक नए नैरेटिव के साथ आ रहा है। झूठे, बदतरीन झूठे और इस मुल्क के साथ खयानत करने वालों का ये गिरोह है। मैं आता हूं वापस, मैं खुरम साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। सज्जाद मीर साहब, यही सवाल जो मैंने खुरम हमीद रोकड़ी साहब के सामने रखा था कि इमरान खान साहब तो इस बात की तरदीद करते रहे, वो कहते रहे जी मैंने तो जो है वो उनको किसी ऐसी बात पे नहीं हटाया था DGI साई को, लेकिन अब क्यों ज़रूरत पेश आई फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्हें ट्वीट करने में? क्योंकि कई रोज़ से तो बयानात सामने आ रहे थे जी कि हम कुछ लोग कुछ दो पे बातचीत करने को तैयार हैं, पहले कहा इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बात करने को तैयार हैं। ये यकदम क्या हुआ इमरान खान साहब को? देखिए तो एक्सपोज हो गया ना जी। आप कहते हैं कि जी वो बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, सवाल है कि क्यों मिलना चाह रहे थे, आपने हटाया क्यों था? यानी कि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती कि ये बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इनको DGI से हटाया गया और उसकी वजह क्या थी। सबको मालूम है कि वो फाइलें लेके गए थे कि तमाम करप्शन के जो खुर हैं वो तुम्हारे घर पे बनी गाला में जाते हैं और बुशरा बीबी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस मामले में अगर आप कहते हो कि वो बुशरा बीबी से मिलकर कोई बातचीत करना चाहते थे तो ये तो सेकंड फेज आया ना। फर्स्ट फेज तो यही आप कहते हैं कि आपको जब ये मालूम हुआ कि इनके पास फाइलें मौजूद हैं, आपने कहा इसको हटाओ। यही लोग कहते आए हैं कि इनकी डायरेक्ट लड़ाई जो है आसिम मुनीर के साथ है। पहले इन्होंने उनको DGI से हटाया सिर्फ इसलिए, यानी यहाँ से इसकी रीज़न मालूम होती है, सिर्फ इसलिए कि उसने फाइलें पेश कर दी थी इनकी करप्शन की। और दूसरी बात है फिर जब वो आर्मी चीफ बनने लगे तो उन्होंने शर्त रखी कि इसके सिवा जिसको चाहे आर्मी चीफ बना दें। उसके लिए मुजाहरे भी किए, सब कुछ किया। जब बन गए तो कुछ देर के लिए खामोश बैठे रहे, लेकिन अब उचंग उठती है, बार बार उनके दिल में ख्याल आता है कि मैं फ़ौज के साथ टकरा सकता हूँ, मेरे साथ लोग हैं, शायद मेरी बात को मानी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी, मेरे फैंस का एक पूरी क्लब है। लेकिन उसको अंदर से ये मालूम है कि ये अब बात बनने वाली नहीं है। देखिए ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी नहीं है। इमरान की लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पर उसने फौज के साथ अपना पंजाब जो आजमाई की हुई है और उसमें भी एक शख्स को टारगेट किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें तो किसी भी मुनज़्ज़म मुल्क में कि मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन में, मुनज़्ज़म फौज में चलती नहीं है। ये तो आप बगावत कराने की कोशिश कर रहे हैं और बगावत हुआ नहीं करती। आपने ISI चीफ से हटाया, उसके बाद जितने भी डील होती रही है वो जनरल फैज के साथ होती रही है।
जनरल फैज का केस तो अभी पेंडिंग में है, और उसका पेंडिंग में होना भी एक मानी रखता है। क्यों पेंडिंग में है, अभी उसके बारे में क्या फैसला आना है, क्या फैसला नहीं आना, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फैज़ हमीद भी शायद वादा माफ गवाह की सूरत इख्तियार कर जाएं। वादा माफ गवाह ना बने, लेकिन वादा माफ गवाह की सूरत इख्तियार कर जाएं। उनके पास ही बहुत से राज हैं, और बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत से राज हैं। लेकिन आप अचानक 2 दिन पहले कहते हैं कि बातचीत हो सकती है, हमसे बात करो, मेज पे बैठो, बहनें बैठती हैं, ये करती हैं, अगले दिन कहते हैं कि अब मैं जेल से कैसे तुम मूवमेंट चलाओगे भाई। मैं इसी पे मैं एक ब्रेक ले लूं, कैसे जी मैं एक ब्रेक ले लूं, इसी पे बात करेंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि जेल में बैठ के तहरीक चलाई कैसे जा सकती है। दूसरा, पार्टी के ऊपर इतना अदम एतमाद अगर इमरान खान साहब कर रहे हैं तो ये पार्टी फिर एहतिजाजी तहरीक कैसे चलाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसमें हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, दिलेरी नहीं है, वो पार्टी ओहदे से अलग हो जाए, नए लोगों को हमें लगाने दें ताकि वो तहरीक चला सकें। अब तक अगर पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, जो अहदेदार हैं कि वो एहतिजाज कर सकें, तो फिर इमरान खान साहब एहतिजाजी तहरीक चलाने का सोच कैसे रहे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम, एक बार फिर खुश आमदीद। खुर्रम रोकनी साहब, ये बताइएगा कि जेल में बैठ के इमरान खान साहब तहरीक कैसे चलाएंगे। दूसरा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कि जिसमें हौसला नहीं है, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पार्टी ओहदों से अलग हो जाए, तो फिर एहतिजाजी तहरीक कैसे चलेगी। और अगर इलेक्शन का जिक्र भी कर लिया जाए संबड़ियाल का, तो वहाँ तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, अगरचे उन्होंने नताइज मानने से इनकार किया है, लेकिन पीटीआई के लिए इन हालात में तहरीक चलाना कितना मुश्किल होगा। मलिक साहब, ये तहरीक चलाएगा उन्हीं के कहने पे जो इससे चाहते हैं तहरीक चलवाना। ये ही इज नो मोर देन अ पपेट नाउ, और ये पहले भी पपेट था। 4.25 साल की हुकूमत में ये उसी खातून का जिसके नाम पे आज ये दोबारा ड्रामेबाजी कर रहा है, ये उसके हाथों में खेलने वाला एक खिलौना था, और गोगी चाबी थी इसकी। तहरीक इसको भी मालूम है कि नहीं चल सकती। दैट्स वाई ये अदम एतमाद का इजहार भी कर रहा है, और ये पार्लियामेंटेरियंस का नाम नहीं ले रहा। अब इस सारी शैतानियत के पीछे ये जो मौजूदा दिया जा रहा है, इसके जो इसके पेटेंट अकाउंट्स हैं ऑन सोशल मीडिया, जिनको हम ये कहते हैं कि ये रॉ के अकाउंट्स हैं, उनके अल्फाज ये हैं कि जंग का आखिरी मरहला है, अवाम आस्तीनें चढ़ाए और कमर कस ले। वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट ही हैज बीन डूइंग। इसने प्रोवोक किया, इंसाइट किया। इसको मालूम है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पार्टी को मालूम है इसकी पोजीशन क्या है। उनको मालूम है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अकवाम कौम पाकिस्तान खड़ी हो गई है, ये एक्सपोज हो चुका है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको डायरेक्शन कहां से आ रही है, इसके जो ओवरसीज अकाउंट्स हैं वो कहां से बोल रहे हैं कि ऐन वही बयानियां जो भारत का मीडिया चला रहा है, 100% वही बयानियां इसके अकाउंट्स चला रहे हैं, और 100% ये उनको इंडोर्स कर रहा है झूठ के साथ। और कहता क्या है कि मेरी बीवी को उस वक्त जो DGI थे उन्होंने कहा कि मुलाकात करो। कुछ बस शर्म नाम की चीज अगर एग्जिस्ट करे तो ये बात करता, जबकि ये 100% झूठ है जिसको ये खुद डिनाई कर चुका है। एहतिजाजी तहरीक चला पाएगी खुर्रम साहब? पीटीआई एहतिजाजी तहरीक चला पाएगी? मलिक साहब, पीटीआई की जो प्रेजेंट पोजीशन है वो सेग्रीगेट हो गए हैं। जो इसका असल, जिनको ये समझते थे कि जो यंगस्टर्स हैं और जो इनके साथ हैं, उनके आगे ये एक्सपोज हो गए। हम आपके प्रोग्राम में कहते रहे कि मलिक साहब, जितना वक्त गुजरता जाएगा ये एक्सपोज होता जाएगा, और ये जितना एक्सपोज होगा कौम को होश आता जाएगा। कौम को समझ आ चुकी है। अब इसके साथ जो बिल्कुल एक छोटा सा तबका है वो, और इसके हैंडलर्स जो बाहर बैठे हैं वो, और BLA और TTP, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रहे। ये इन दिनों के अंदर एक जैसे बयानिए देंगे, और ये तहरीक चलाने का इसका मकसद ही यही है। इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको बाहर से बताया जा रहा है। आप इसके अल्फाज का चुनाव देखिए ट्वीट्स के ऊपर। कुरान करीम के गलत तर्जुमे, कुरान ऐसी बातें की जा रही हैं कि कुरान के अंदर ये चीज मौजूद है, वो चीज है ही नहीं। दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लेवल्स, और वो चीजें बस बंदा कहे क्या कहे। आपने रोकड़ी साहब, मैं सजाद मीर साहब से इस पे तजिया ले लूं। सजाद मीर साहब, जेल में बैठ के एहतिजाजी तहरीक, इमरान खान साहब का तकरीबन अदम एतमाद है पूरी पार्टी लीडरशिप के ऊपर। फिर जेल में बैठा हुआ एक शख्स तहरीक चलाएगा कैसे? उसे कैसे पता चलेगा जुलूस कहाँ पहुंचा है, किन शहरों में एहतिजाज हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या वजह क्या है? इमरान खान साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं?
देखें डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इसके हैंडलर हैं वो अब मैदान अमल में आ गए हैं। उनको दुनिया भर में हजीमत उठाना पड़ी है। उनके बंदे जो वफद बाहर गए हुए थे वो पिट रहे हैं, उनका बयानिया नहीं चल रहा, उनकी सफारतकारी नहीं चल रही, कोई बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मोदी बार बार कह चुके हैं कि मेरे कहने पर चीज़ फायर हुई थी, ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अगर अब उनको मशवरा दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ पैदा की जा रही है, बलूचिस्तान में दूसरी जगहों पर, तो ये भी कहा जा रहा है कि अपने बंदों को उकसाओ और एक तरह की बगावत की सूरत पैदा करो। उसके लिए इनसे बेहतर आदमी कौन हो सकता है? और ये बयानिया इस मौके पे आना, एक दिन में आपने सुलह की बात करना, अगले दिन आपने बयान देना कि ये कर लो, ये मुसलसल करता आया है। अगर आप देखें इसके बयान, एक दिन में सुलह का बयान होता था, अगले दिन लड़ाई का बयान होता था। इसको शायद रातों रात ये डर पैदा हो जाता था, कहीं लोग ये ना समझें कि इमरान बुज़दिल है, कहीं लोग ये ना समझें कि ये भाग गया है, कहीं लोग ये ना समझें कि जिसने फरार इख्तियार किया है। उसका ख्याल है कि उसके बयानिया की वजह से लोग इसके साथ हैं, हालांकि ना बयानिया की वजह से ना किसी और। इस वक्त पार्टी के 40 हिस्से, बकौल इसके पार्टी के एक रुकन के 40 हिस्से हो चुके हैं। हर आदमी अपनी डफली बजा रहा है, हर आदमी अपनी बात कर रहा है। आप किस पे एतबार करेंगे? एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन उससे उलट बात कर देता है, फिर वो भी उससे उलट बात कर देता है। कोई पता नहीं चलता कि कौन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। कल अगर इमरान बाहर भी आ जाए तो लोग इस खौफ से कि ये पता नहीं कहाँ मरवा देगा, शायद इससे इतने खौफजदा हो जाएं कि इसका साथ देने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस करें। यानी आप समझते हैं हुकूमत के लिए कोई दबाव नहीं हो सकेगा? मिर्ज़ा मीर साहब, हुकूमत के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा इनकी एहतिजाजी तहरीक का ऐलान? बात यह है कि इसने इतनी गलत वक्त पे ये एहतिजाजी तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब अब अभी हालत जंग में हैं, जब अभी बलूचिस्तान में वाक़यात हो चुके हैं, जब जगह जगह हमें डर है कि दहशतगर्द जो हैं कुछ अपनी कार्रवाइयाँ न करें, उस वक्त एक तरफ तो दहशतगर्द ये काम कर रहे हैं, उस वक्त ज़बानी दहशतगर्दी करने वाले ये बयानियाँ दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि आप दुश्मन के साथ मिल गए हैं, इसका मतलब यह कि आप दुश्मन के एजेंट हैं, इसका मतलब यह है कि आपका वतन से कोई मोहब्बत नहीं है। यही एटीट्यूड इमरान का जो है मुसलसल उसको माइनस में ले जा रहा है, और लोग कुछ समझते जा रहे हैं कि इसका साथ देने का मतलब क्या है। साथ देने का एक मतलब यह है कि खुद एक तरह का मुश्किलात को उनसे गुजरो और इसको इसकी कोई परवाह नहीं होगी। वो सिर्फ अपनी बात करता है, उसके अलावा कोई बात नहीं करता है। यह कहना कि बुशरा बीबी से क्यों मिलना चाहते थे, इसका मतलब कि बुशरा बीबी उस ज़माने में इफेक्टिव थी। इसका मतलब है कि उस ज़माने में भी लोगों का तासुर था कि फैसले करवाने हैं तो बुशरा बीबी से मिलकर करवा लो। इसका मतलब यह था कि बुशरा बीबी जो थी वो एक तवाना कुव्वत थी उस ज़माने में। तो यही तो इल्ज़ाम है कि फैसले जो है घर में बैठ के हुआ करते थे, फैसले जो हैं वो करने वाले कोई और हुआ करते थे, सरकारी फैसले जो थे गैर सरकारी तौर पर हुआ करते थे। तो ये सारे इल्ज़ाम आप दुरुस्त साबित कर रहे हैं, और कल कला को आप दूसरा बयानी ले लेंगे। तो ये क्या इस पर क्या लीड करेंगे कौम को आप? ठीक हो गया। खुरम साहब क्या करेंगे? जी जी, खुरम साहब समबड़ियाल के इलेक्शन पे भी ज़रा तबसरा कर दे ताकि मुझे एक ब्रेक भी लेनी है। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर है, PTI का बयानिया रिवर्स हो रहा है, वोट बैंक कम हो रहा है, वजह क्या है? क्योंकि PTI जिन नताइज को मान नहीं रही, वो कहती है जी सरकारी मुदाखलत थी, धांधली की गई, हमें हरवाया गया वहां से। नहीं, ये PTI की बात को छोड़ें मलिक साहब, 3 चीजें इंटरेस्टिंग हैं। एक तो पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट पॉलिसी है और जो गुड गवर्नेंस है उसका डेफिनेटली असर गया है पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। दूसरा, ये जो गुज़श्ता दिनों के अंदर हमारी जंग लगी और इंडिया का और पाकिस्तान का जब क्लैश आया, तो समबड़ियाल एक ऐसा एरिया जो बॉर्डर एरिया है, वो तमाम के तमाम लोगों के ऊपर बहुत सारे मामलात खुले, और वो तमाम के तमाम आपकी पाक फौज के साथ खड़े हो गए, और शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ इस मरहला को तय किया। अब इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखिए, और फिर अब आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर जो चॉइस है, जो कैंडिडेट खड़ा किया नून ने, वो कैपेबिलिटी में बहुत आगे है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अवाम को होश आ चुका है, और वो उस शहर से निकल चुके हैं जिस शहर के अंदर वो मुब्तला थे। और जब ये ख़ास तौर पर इन जंग के दिनों के बाद वो तमाम के तमाम लोग दोबारा रियासत के साथ खड़े हो गए, उनको मामलात समझ आ गई है। ये तो समबड़ियाल है।
आप कहीं पर भी इस वक्त पंजाब में इलेक्शन कराएंगे, इनकी यही हालत होगी। आप केपी में इलेक्शन कराएं इस वक्त, ये केपी में भी बुरे और गंदे तरीके से हारेंगे। आप कहीं पर भी करा लें तो इनके रोने धोने को छोड़ें, ये तो रोते रहेंगे। इनका काम डिसेप्शन, झूठ, दजल, फरेब और हर गलत चीज का, आज कहना सुबह है, घंटे बाद कह देना रात है, लाल कपड़े पहन के बाहर आना और दुनिया को कहना ये काले कपड़े हैं। तो ये पिंकी गोगी के जो नेक्सस हैं उनका शिकार रही है ये कौम, अब निकल रही है उस सारे शहर से बाहर। तो इस वजह से ये हार रहे हैं, हर जगह हारेंगे जहां पर भी ये जाएंगे। सजाद मीर साहब, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, हमदर्दी का वोट भी होता है। चौधरी अशरफ बड़ाई साहब फोत हुए, उनकी बेटी मैदान में आई। एक वजह यह भी हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थी, उनके वालिद साहब ने ये सीट उनके इंतकाल के बायस खाली हुई। ये वजह भी हो सकती है, एक जो सपोर्ट मिलती है हमदर्दी की। देखें, ये सारी वजह हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बुनियादी बात यही है कि जब कभी इस तरह के इलेक्शन हुआ करते हैं तो बाई इलेक्शन में अपोजिशन पहले ही ये बात तैयार कर देती है कि हमारे साथ धांधली हुई है। और ख़ास तौर पर पीटीआई का तो ये तरीका है कि ये इससे पहले कि इलेक्शन शुरू हो ये अपना बयानिया बयाना लेती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कि कंटेनर खड़े कर दिए गए, उसके तो कंटेनर खड़े कर दिए। कंटेनर क्या वहाँ वोट डालने थे जिसके लिए कंटेनर खड़े कर दिए गए? तो पहले एक छोटी सी चीज़ को लेते हैं, उस पर इसरार करते हैं, उसको फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फैलाते हैं, फिर पूरे मुल्क पे फैलाते हैं, फिर अपने लीडर की अजमतें बयान करते हैं। ये कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म के बाद ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ, और ये कहते हैं कोई उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता, जहां वो है वहां कोई जान। भाई तू कहाँ जानता है फिर उसको? अगर कोई नहीं जान सकता तो तू कौन सा होता है कि सारी कौम से हटकर तो पैदा हो गया है और तूने पहचान लिया है कि ये फलां शख्स है और इसकी अजमत ये है। तो भाई बात ये है कि ये जो सारा इलेक्शन का हिस्सा होता है, कैंपेन चलती है, आपको शौक होगा कि आपके लीडर के नाम पर, आपकी क़यादत के नाम पर, आपकी पार्टी के नाम पर लोग जौक दर जौक आपको वोट डालने आएंगे। तो जान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। और यकीनी तौर पर अब सर ने ठीक कहा कि यहाँ की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी भी है, और फिर जंग का इलाका है भाई, वो बिल्कुल समझियाल समझें कि सियालकोट का बॉर्डर साथ है, और वहाँ तो आप तोपों की आवाज़ें भी सुन रहे थे। तो ऐसी जगह पर आप जब एंटी वार एक तरह का बयानिया देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वही निकलता है जो निकला है। और लोग तो ज़ाहिर है फौज उनकी हीरो है, इस पर शक नहीं है कि लोगों को पता है कि फ़ौज कितनी मुश्किलात से गुजर कर सूरत हाल से निपट रही है। तो ऐसी सूरत में इनकी शिकस्त लाजमी थी। अब ये बयान करना तो बयान पहले तैयार था कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। आसान तरीका है आप किसी अपोजिशन के लिए अपनी जान छुड़ाने का। ठीक है मीर साहब, हम एक और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कुछ तज़किरा करेंगे बलूचिस्तान का, जहाँ जो है कबायली हमायतदीन से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने क्या वाज़ेह पैगाम दिया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद बात होगी बलूचिस्तान की, जहाँ कबायली हमायतदीन से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने। मैं कुछ नुकात आपके सामने रखता हूँ मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब, जिससे अंदाज़ा होगा कि क्या पैगाम दिया गया इस जलके से खिताब के दौरान। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने जो पैगाम दिया उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि भारत के हमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों सल्तकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी, दहशतगर्दों को मकामी हमायत नहीं मिलनी चाहिए, अमन दुश्मन अनासर की कोई जगह नहीं दी जाएगी, पेशावराना महारत और स्ट्रेटजिक तैयारी वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारत की प्रॉक्सी जंग अब छुपी नहीं, हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान में अमन गैर मशरूत है, हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फैसला कुन जो है ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, हम तय कर चुके हैं कि किसी भी दहशतगर्द को वहाँ बलूचिस्तान में अब पनपने नहीं देंगे। खुर्रम साहब जी। मलिक साहब, एक तो इस ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है, दूसरा ये पॉलिसी जो है आज सारी अनाउंस कर दी गई और इस चीज़ को बता दिया गया कि ये चीज़ यानी एक पब्लिकली भी अनाउंस कर दी गई कि ये तमाम के तमाम जो दहशतगर्द हैं ये लिंक्ड हैं विद इंडियंस और इंडियंस इनको सपोर्ट है और रॉ इनके साथ सारा कोलैबोरेशन कर रही है। यहाँ तक बात नहीं रुकती।
बात चली गई है बहुत आगे। अब इंटरनेशनली भी आपने तमाम एविडेंस के साथ, एक बेहतरीन सफारतकारी के साथ, दुनिया के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनको भी बता दिया है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से, और आपने एविडेंस उनको दे दी है। इसी वजह से जो भारत का नैरेटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत कमजोर हो गया है, और पाकिस्तान अपने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। अब इस खास मौके के ऊपर भारत का जो मीडिया और भारत के जो रॉ के अकाउंट्स हैं जो उनके साथ लिंक्ड हैं, वो एक पर्सनैलिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो आपके फील्ड मार्शल को टारगेट कर रहे हैं। उसी मौके के ऊपर बीएलए और इनको, आप इनकी एक्टिविटीज को देखेंगे, साथ जो पॉलिटिकली हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई। हम कहते रहे कि याद रखिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनको आप फातिमा और फलाना समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, नहीं, ये रॉ के ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं, चाहे कोडा नामी है या फलाना नामी है। तो उन अकाउंट्स ने एंड इस मौके के ऊपर वही इंडियन नैरेटिव, वही रॉ का नैरेटिव जो इंडिया वहां से चला रहा है और जो बीएलए कह रही है, उन्होंने भी एक पर्सनैलिटी को, आपके फील्ड मार्शल्स को, उन्होंने सैयद हाफिज आसिम मुनीर को, उन्होंने जनरल साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया, फील्ड मार्शल को। वही काम शुरू कर दिया इसके पर्सनल ट्विटर अकाउंट ने। तो इन तमाम चीजों को लिंक कीजिए। ये वो भारत का एक बहुत बड़ा प्लान था जो पाकिस्तान में, जो वो समझ रहा था, वो कामयाब हो रहा है। जहां पर उसको जंगी तौर पर ऑन ग्राउंड उसका गरूर टूटा, और आपकी अफवाज ने और आपकी कौम ने उनको वो सबक सिखाया कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहा जाऊं। दूसरी तरफ जब वो सफारती मैदान में दुनिया में गया, तो दुनिया में जहां जहां पर गया, आपके नैरेटिव को बाय किया गया और आरएसएस को एक थ्रेट तस्लीम किया गया। और अब आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आगाज में कहा था कि ये अपनी इन प्रॉक्सीज को और अपने इनको लॉन्च करके, क्योंकि उसकी अपनी फौज ने उसके नैरेटिव को बाय करना छोड़ कर दिया, अब तो वो मानने लग गए कि हमारे जहाज गिराए गए। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तमाम चीजों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि आपने जिस तरीके से वो जंग में शिकस्त दी अपने दुश्मन को, आपने अब उसके जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान, आपने हतमी फैसला कर दिया है कि इन नापाक लोगों से अपने लोगों की जान भी बचाई जाएगी, जो वहां पे जो हमारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये थ्रेट बन चुके हैं, और आपके मुल्क को इस नासूर से वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाएगा विद जीरो टॉलरेंस। और यही तरीका होता है किसी भी मामले को दुरुस्त तरीके के बाद समझने के बाद उसका हतमी रिजल्ट निकालना, तब ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला अब मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये आज का जो पैगाम है, ये फाइनल पैगाम है। इसके बाद आप देखेंगे कि मामलात बहुत एक बड़ी दुरुस्त डायरेक्शन में हल किए जाएंगे, और भारत का और आरएसएस का और उसकी रॉ का जो नजरिया है विद इन पाकिस्तान, इसको मुकम्मल दफन किया जाएगा इंशाअल्लाह। जी सर। सजाद मीर साहब, इस जंग में शिकस्त के बाद इस बात के तो इम्कानात मौजूद थे कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी करवाएगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट भी करेगा, और कई रोज़ से जो होने वाले वाक़यात हैं उनकी सारी कड़ियाँ वहीं जाकर मिलती हैं, और जिसके बारे में पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन हालात में जब भारत शिकस्त के बाद एक बुखलाया हुआ है, मोदी सरकार के ऊपर अपनी अवाम तनकीद कर रही है, वहाँ उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में पाक फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है एक सियासी जमात की तरफ से और एक सियासी जमात के बानी कायद की तरफ से अगर ट्वीट किया जाता है या कैंपेन चलाई जाती है, तो आपको लगता है ये कड़ियाँ भी आपस में मिलती हैं? देखें, बात यह है कि अमूमन होता था कि बलूचिस्तान में जब कोई वाक़या होता था तो कहा जाता था कि असल में ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कि फ़ौज वहाँ चूँकि कंट्रोल करती तो ये उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। कोई कहते थे कि नहीं, ये जागीरदारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। कोई कहते थे कि यहाँ गासिब लोग बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब पहली बार ये हुआ है कि फ़ौज और सियासत दोनों जो थे ऑन सेम पेज, जिसको हम इस्तेमाल किया करते थे, वो पहली बार नज़र आया है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि बलूचिस्तान के मसले पर जो कुछ भी हो रहा है, फ़ौज और सियासतदान सेम पेज पर हैं। और ये रियासत का बयानिया यही है, रियासत का बयानिया यही है कि यहाँ जो कुछ हो रहा होगा उसे हम ख़त्म करेंगे। वो ख़वारिजुल हिंदुस्तान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इनको खारजी कहते हैं,
जिसका मतलब है कि इस्लाम की एक पूरी तारीख के साथ उसको जोड़कर इनको एक तरह का काबिल कत्ल समझते हैं और समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा एक पॉजिटिव नैरेटिव है और यकीनी तौर पर हिंदुस्तान में तो अब जैसे कि आपने इशारा किया कि वहाँ के तो फौजी सरबराहों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, हमें नुकसान पहुँचा है, हमें जंग में ये हुआ है। और वहाँ जो वफद गए हुए हैं बाहर, वो बयानियाँ नहीं बयान कर रहे, वो ट्रंप के मुल्क में जाकर ट्रंप के खिलाफ ही बोल रहे हैं। यानी उनका बड़ा बड़ा तुर्रम खान जो है वो लड़खड़ा गया है उसकी ज़बान। तो ऐसी सूरत में ये जो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये बात दुरुस्त है कि वही बयानियाँ उनके ज़ाती ट्विटर पे आता है, वही बयानियाँ उनके नाम लेवाओं की ज़बान पे आता है, और वही बयानियाँ जो है ऑफिशियल ट्विटर से इमरान खान के भी ज़ाहिर होता है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अब बौखला गए हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी रजाल मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अगले जुमे रात 10:02 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।